हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 लेक्चर बना दिए हैं, जिसमें हम अभी तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो एक बार और लास्ट टॉपिक जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसको हम दोबारा से देख लेते हैं क्या होता है। जब हमारा डेल्टा जी इक्वल टू में 0 हो जाता है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम टेक प्लेस कर लेती थी, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती थी। ना रिएक्शन आगे होगी, ना मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, ना बैकवर्ड होगी। तो उस कंडीशन में डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू होता था। क्या होता था? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ई नोट सेल, क्या ई नोट सेल इज इक्वल टू में 0.0591 बाई एन लॉग बेस 10 क्यू। इस तरीके से भी हम इसे आगे सॉल्व करके कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको ये किस तरीके से आया था। अगर आपको डाउट है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमारी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती थी तो Q इज इक्वल टू में KC के बराबर हो जाता था। क्या होता था? Q इज इक्वल टू KC। और ये जो KC होता है इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आगे हम इस चैप्टर को फर्दर आगे करते हैं। अब आगे इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगी हमारी, जैसे कंडक्टेंस। क्या आएगा? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कोल्डाउस लॉ। ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, 2 या 3 नंबर का वो हो सकता है। तो पहले जानते हैं हम कंडक्टेंस होता क्या है। तो आपने 11th पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन 10th क्लास में सबने फिजिक्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। तो ओम्स लॉ के अंदर हमारा एक कांस्टेंट आता था, उसे हम कहते थे रेजिस्टेंस। क्या कहते थे? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दें तो उसको हम कंडक्टेंस कहेंगे। तो रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी कि हमारा कोई भी कंडक्टर करंट के फ्लो को जितना अपोज करे उसी को हम उसका रेजिस्टेंस कहते थे ना। उसी तरीके से कंडक्टेंस की क्या बन सकती है डेफिनेशन? कंडक्टेंस की डेफिनेशन बनेगी कि हमारा कोई भी कंडक्टर करंट के फ्लो को जितना सपोर्ट करेगा वही उसका कंडक्टेंस होता है। क्या? जब हमारा कोई भी कंडक्टर करंट के फ्लो को जितना सपोर्ट करेगा उसी को हम कंडक्टेंस कहेंगे। और बात आती है कंडक्टेंस के टाइप भी होते हैं कि 2 तरीके के होते हैं। वैसे तो ये 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है, गैसेस फेस में अलग होता है। तो इस चैप्टर में आप सॉलिड और लिक्विड का बेसिकली याद रखिए। जैसे कि सॉलिड के अंदर जो हमारा करंट होता है उसको फ्लो करने के लिए क्या जरूरी होते हैं? सॉलिड के अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। तो जो कंडक्टर के अंदर, मतलब मेटल के अंदर जो होता है, मेटल के अंदर जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम मेटलिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलिक कंडक्टर। और अगर हम बात करें किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ये तो नहीं होता कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। तो जब करंट हमारा आयंस की वजह से फ्लो करता है, द करंट फ्लो ड्यू टू द आयन, उस समय जो करंट फ्लो करता है और उसके टाइम पे जो कंडक्टर होता है उसको हम आयनिक कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंडक्टेंस। तो अब इसमें हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आगे होती क्या है? तो कंडक्टिविटी में अगर हम पढ़ें तो इसी से रिलेटेड हमने लगभग इसी के सिमिलर एक और टर्म होती है रेसिस्टिविटी। वो भी हमने 10th में पढ़ी थी। उसको हम कहते किससे डिनोट करते थे? रो से। रो से करते थे। इसको करते थे उस समय, रेसिस्टेंस को करते थे हम आर से। अगर आर का हम रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब 1 बाय आर करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। और यही बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी होता है हमारा रो का रेसिप्रोकल, तो वो हमारा बन जाएगा के। इसको हम कप्पा या फिर कापा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा, कुछ लोग कापा भी कह देते हैं।
तो ये हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी। इसको भी हम अभी आपको बताएंगे सही तरीके से लिखने का इसका तरीका क्या होगा। अब आती है मोलर कंडक्टिविटी। ये मोलर कंडक्टिविटी जब होती है जब हमारा किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोल हो और जो उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो रॉड का वो यूनिटी हो और उसकी लेंथ भी यूनिटी हो, तो उस टाइम पे जो हमारा कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक का, तो उस समय जो कंडक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और कोल्डाउस लॉ इसी की कुछ प्रॉब्लम्स, इसके कुछ हमारे ड्रॉबैक्स थे, हमारे कुछ कमियां थी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के अंदर, तो इसी वजह से हमारा कोल्डाउस लॉ बना था। अगर ये नहीं होता कोल्डाउस लॉ तो हम मोलर कंडक्टिविटी जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी हम नहीं जान पाते। तो हम कंडक्टेंस से स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को आगे। क्या बताया था मैंने कि करंट के फ्लो को जितना सपोर्ट किया जाए वो उसका कंडक्टेंस होता है। जैसे किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना सपोर्ट होगा कंडक्टर का करंट फ्लो कराने में, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा 1/R = G। अब इसमें हमने पढ़ा था, इसकी यूनिट के बारे में आप पढ़ेंगे तो हमने रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पढ़ी थी, रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी थी हमने ओम, या फिर हम इसे इससे भी डिनोट करते थे ना। अब अगर हम इसकी बात करें कंडक्टेंस की, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। तो अब आप बताइए, जब इसका ये कंडक्टेंस जो है रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्स है, तो इसकी यूनिट भी तो इसकी इनवर्स हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ओम इनवर्स। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। देखिए इसका मैंने उल्टा बना दिया ना, जस्ट ओम, तो ओम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी एक और यूनिट होती है हमारी, उसको हम कहते हैं सीमेन। ये क्या होती है हमारी, सीमेन, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंपली एस से। ये हमारा ऑल अबाउट था कंडक्टेंस। बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे या फिर आप न्यूमेरिकल जब करोगे इसके, तो आपको इससे और क्लियर हो जाएगा, काफ़ी आसान। इतना ये बहुत आसान है, मतलब कि 1/R = G। अब इसके यूनिट की बात करी जाए तो जितनी भी रेजिस्टेंस की हमारी यूनिट है उसका इन्वर्स कर दीजिए। जस्ट जैसे ओम का ओम इन्वर्स हो जाएगा, उसका जो साइन है ये इन्वर्स हो सकता है, या फिर हम सीमेन भी लिख सकते हैं इसका। तो ये इसकी टोटल ऐसा यूनिट है। बात आती है कंडक्टिविटी की, किसकी, कंडक्टिविटी। हमने आपको बता ही दिया था कंडक्टेंस के हमारे 2 तरीके के होते हैं, आयनिक और मेटलिक। मेटलिक में जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो उस टाइम पे वो आयनिक कंडक्टर, वो मतलब कि मेटलिक कंडक्टर होता है, कंडक्टेंस होता है। और अगर बात करिए आयनिक कंडक्टेंस की, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होता है, क्योंकि करंट वहाँ फ्लो करता है फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी की बात आ रही है। तो जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था, तो उस समय हमने रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन बनाई थी, बहुत ही सरल डेफिनेशन थी कि जब हमारा किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी हो और उसकी लेंथ जो है उस वायर की, कंडक्टर की, हमने लेंथ भी उसकी अगर यूनिटी ली हो, तो उस टाइम का जो रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, वही उसकी रेसिस्टिविटी होगी। क्या होगा, वही उसकी रेसिस्टिविटी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी का भी हम कुछ ऐसे ही बना सकते हैं। किसके बारे में बात करी जा रही है, सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन का तो क्या होता है, लेंथ, और उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ का तो उसका वॉल्यूम उसका सोल्यूशन का होगा नहीं। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी के अंदर हम यहाँ पे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम साफ कह सकते हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूनिटी हो और उसके अंदर जो रॉड डाली गई हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी लेंथ दोनों ही यूनिटी हो, तो उस टाइम की जो कंडक्टेंस होगा इसका, वही उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। वही उसकी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी होगी। तो इसका अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं,
तो 1/ρ इजकल टू में जी मतलब के, ये आपको मैंने बताया था कप्पा, क्या बताया था ये कप्पा। अब इसके फॉर्मूले की बात करिए तो रो का एक फॉर्मूला होता था, ये किससे आता था, अगर हम R इजकल टू में रो L/A लिखेंगे, अगर हम रो की सिंपली वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा RA/L इजकल टू में रो, और अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें मतलब इसको कप्पा बना दें तो K इजकल टू L/A R हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसकी कप्पा की एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि L/A इंटू में 1/R। वो 1/R हमने अभी अभी आपको बताया वो क्या होता है हमारा कंडक्टेंस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L/A इंटू में कंडक्टेंस। और आपको हम बताएं, ये बात आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा L/A है ये क्या L/A। तो अब आप बताइए जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसके अंदर अगर हम रॉड डालेंगे तो वो तो हमारी फिक्स हो जाएंगी ना, डालने के बाद वो तो हमारी फिक्स हो जाएंगी ना। अगर हम उसे चेंज करेंगे तो दोबारा हमें मतलब उस सेल को बनाना पड़ेगा, लेकिन हाँ वॉल्यूम हम उसका वेरिएबल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पानी की तरह मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक हम ऊपर से डाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बैटरीज, आपके घर में जो बैटरीज होती हैं तो उसमें ये जो इन्वर्टर वाली बैटरीज होती हैं उसमें जो पानी का एक सोल्यूशन रहता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो वो क्या होता है कम ज़्यादा हम कर सकते हैं ना, लेकिन उसके अंदर जो रॉड डली हुई है मतलब जो करंट पास करने के लिए रॉड है वो तो फिक्स है ना, उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से तो जो L/A है मतलब कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो लेंथ है ये तो हमारी कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको सेल कांस्टेंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सेल कांस्टेंट। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो L/A इज इक्वल टू में G स्टार, क्या कह देते हैं हम इसे, G स्टार। तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इस वैल्यू को तो K इज इक्वल टू में G स्टार इंटू G हो जाएगा कि नहीं, G स्टार इंटू G। अगर G स्टार की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, इस फॉर्मूले से निकालें, सिर्फ इतने हिस्से से L/A ये क्या हो जाएगा G स्टार और ये 1/R, तो हमारा G स्टार इज इक्वल टू में RK हो जाएगा कि नहीं। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है न्यूमेरिकल में हमें सेल कांस्टेंट दे रखा होता है, सेल कांस्टेंट ना दिया हो और हमें इससे रिलेटेड ही कुछ टर्म पूछ ली जाए आगे की, तो उसके लिए हमें सेल कांस्टेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, किसकी, कप्पा की, किसकी यूनिट बात करनी है हमें, कप्पा। अगर हम सेल कांस्टेंट की यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी, एक बार सोचिए आप। अब देखिए L/A है, अगर इसकी यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी मीटर होगी या सेंटीमीटर, हम जो भी लेंगे। फिर इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा तो मीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट है हमारी, G स्टार, मतलब सेल कांस्टेंट की हमारी यूनिट है मीटर इनवर्स। और अगर हम कप्पा की यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की, तो रेसिस्टिविटी की हमारी यूनिट क्या होती थी, रेसिस्टिविटी की यूनिट हमारी क्या होती थी, याद है आपको, रेसिस्टिविटी की हमारी यूनिट होती थी, देखिए आप यहाँ से खुद निकालिए, मीटर स्क्वायर मीटर, तो क्या होगा ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती थी, ओम मीटर, हो जाएगा कि नहीं। और अगर हम यहीं से अगर बात करें तो कप्पा की यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। वैसे तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी न्यूमेरिकल होंगे मीटर के ऊपर बात नहीं जाएगी, आप भी सोच लीजिए मीटर कितना बड़ा हो सकता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मीटर का स्क्वायर हो जाए, 1 मीटर का अगर स्क्वायर हो जाए वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं यहाँ पे ऐसा यूनिट में बात नहीं चलेगी, इसमें हमेशा सेंटीमीटर लिया जाएगा। यहाँ के अंदर कप्पा के अंदर क्या लिया जाएगा, सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम यहाँ से सेंटीमीटर कर दें इसे, तो ऐसा यूनिट ऑफ कप्पा,
इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और हमने ओम इनवर्स को एक और चीज़ कहा था अभी कंडक्टेंस के टर्म में, सीमेन। क्या कहा था उसकी यूनिट हमने, सीमेन। तो इसका हम सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं। अब इसके आगे की टर्म हमारी क्या थी, कंडक्टिविटी के बाद हमारी दूसरी टर्म थी मोलर कंडक्टिविटी। क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी ये क्या होती है। ये हमारी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ एनी सॉल्यूशन दैट हैव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है और उसका हमें अगर वॉल्यूम पता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है उसका अमाउंट कितना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो बिटवीन 2 रॉड्स, 2 रॉड के बीच में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द लेंथ इज यूनिटी। और उन दोनों की जो दोनों रॉड जो उसके अंदर डली हुई है उसकी जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना है, यूनिटी। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो होती है किसी भी सेल के अंदर तो वो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी उस टाइम पे क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब क्या है, अगर कोई भी सोल्यूशन है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, उसका हमें वॉल्यूम पता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो कितना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी उस टाइम पे क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी। शर्त यह है कि उसकी जो रॉड होंगी, दोनों जो डली हुई होंगी, उसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए, यूनिटी। तो हम इसका फॉर्मूला पता करते हैं क्या होता है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा एम। किससे करते हैं, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के वी, लैम्डा एम इज इक्वल टू के वी होगा कि नहीं। और लैम्डा एम इज इक्वल टू में के इंटू 1000 बाई सी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इस फॉर्मूले से अचानक ये कैसे आ गया, सोच रहे होंगे। तो ये किस तरीके से, हमने मोलैरिटी एक टर्म पढ़ रखी है, कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन चैप्टर था उसके अंदर पढ़ी थी हमने मोलैरिटी। मोलैरिटी होती क्या थी हमारी, मोलैरिटी को हम एम से या सी से डिनोट करते थे। तो यहाँ पे हमने सी लिया है तो हम सी की टर्म में लिखते हैं, सी इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू में 1000। अगर ये हमारा ml में है, इन ml, अगर ये हमारा ml में है तो ये 1000 से हम मल्टीप्लाई करते थे, हमने ये पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमारी कंसंट्रेशन कितनी होगी 1, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो डाला होगा उसका अमाउंट कितना होगा, 1 मोल। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 1। नंबर ऑफ मोल्स है ना, एन का मतलब क्या होता था इस फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर मैं इस वॉल्यूम की, मतलब वॉल्यूम की अगर मैं टर्म में इसे करूँ तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाई सी इंटू में 1000 होगा कि नहीं। तो यही टर्म हमने v की जगह पे 1 बाई सी इंटू 1000, 1 बाई सी इंटू 1000 यहाँ पे पुट कर दिया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके अंदर क्या होगी, इसका अगर यूनिट की बात करी जाए तो वो क्या होगी। अब आप देखिए ऐसा यूनिट में इसकी अगर बात करी जाए तो हमने कापा की क्या पढ़ी थी यूनिट, कापा की हमने यूनिट पढ़ी थी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या पढ़ी थी, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम इसकी बात करें वॉल्यूम की, अगर ये सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम भी हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा तो उसकी यूनिट कितनी होगी, सेंटीमीटर इन का स्क्वायर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। और ये इनवर्स है तो -1 और ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को, इसकी यूनिट क्या होगी फिर डेल एम की, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू में सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्मूले में बात करें हमें किस किस चीज़ की नीड होनी चाहिए अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी जाननी है। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आ रहे हैं, आयंस आ रहे हैं, और कप्पा, इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, इस लेक्चर में आपको पढ़ाते हैं, इसी का एक पार्ट होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसके अंदर क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द आयन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या
कंसंट्रेशन ऑफ द आयन पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है हमारा 0। पर यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन आयन की क्या हो जाएगी, 0, और वॉल्यूम उसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कैसे, अब देखिए कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगी। अगर हम वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, हम इसको डिनोट करते हैं डेल एम नोट से। क्या, लैम्डा एम नोट से हम इसको डिनोट करते हैं। तो लेट मतलब कि हम अगर इफ वॉल्यूम ऑफ एनी सोल्यूशन टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ द आयन कितनी हो जाएगी, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में इनफाइनाइट रख दूंगा यहाँ पे तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0। इसका क्या मतलब है, अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर उसका जो वॉल्यूम है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इनफाइनाइट हो जाए और कंसंट्रेशन हो जाए 0, तो उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, किसी भी सोल्यूशन का क्या हम इनफाइनाइट वॉल्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी भी सॉल्यूशन का इनफाइनाइट वॉल्यूम नहीं हो सकता, तो इसी वजह से उसकी कंसंट्रेशन भी हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आगे फाइंड कैसे करें, अगर ये टर्म हमारे सिलेबस में है, मतलब कि हमारे बुक में है, दी गई है, तो इसका मतलब इसको नापने के लिए कुछ तो होना चाहिए हमें कैलकुलेशन के लिए। इसके लिए तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ। क्या करते हैं, एक्सट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ। एक्सट्राप्लोटेशन मतलब कि आप खुद ही सोच सकते हैं इसके नाम से एक्सट्राप्लोटेशन क्या होगा। अगर कोई भी ग्राफ है, अगर हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें, मतलब जरूरत से ज़्यादा अगर उसे प्लॉट कर दें तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन हो जाएगी हमारी। तो इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर क्या होता था, क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सिस पे होता है डेल एम, क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, और जो यहाँ पे होता है वो कंसंट्रेशन का रूट होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, कंसंट्रेशन का रूट। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की बात करें कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कैसे करी जाएगी, तो उसके अंदर भी हमारी दो कंडीशन बच जाती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरीके के होते हैं। जैसे कि आपने एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों पढ़े, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वाटर में मिलने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट होकर और H+ आयन सारे निकाल देता है। क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन अपने सारे निकाल देता है। और अगर बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब वीक एसिड की, और उसी तरीके सिमिलर टर्म है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वो क्या होता है, अगर हम उसे पानी में डालेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब अपने छोटे से छोटे पार्ट में वो कभी भी टूट नहीं पाएगा कभी भी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें वो टूट सकता है। तो स्ट्रॉन्ग में कौन से आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में साइड में लिख देते हैं हम, स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू में KCl NaCl, इस तरीके के जो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर बात करी जाए किसकी, वीक की, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका एक एग्जांपल है CH3COOH, ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। C2H5COOH, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब क्या है, हम क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक में ज़्यादातर जो है हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टर्म में, तो दो ग्राफ बनने चाहिए, एक तो हमारा स्ट्रॉन्ग के लिए, एक वीक के लिए। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो इसके अंदर आप मोलर कंडक्टिविटी में आप एक बात देख सकते हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें तो डेल एम इक्वल टू K/V था। तो इसके हिसाब से हमें क्या पता लगता है कि डेल एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे वॉल्यूम के। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे
वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसका क्या होगा, इसका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर ये इंक्रीज होगी, मतलब कि अगर हमारा वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ द आयन तो डिक्रीज होगी ना। सी की अगर बात करेंगे वो तो डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होती है, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वी, मतलब वॉल्यूम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन वॉल्यूम के। तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ आयन तो हमारे फिक्स है 1, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक में नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो भाई कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसी तरीके से हमारे इंक्रीज होता चला जाएगा, क्या, मोलर कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर बात करते हैं, हमारा पहले था इलेक्ट्रोलाइट इतना, ये देखिए आप ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना रहे हैं हम इस समय ग्राफ। अभी हमारा इलेक्ट्रोलाइट इतना है और हम वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम उसका इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज होता चला जाएगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। और कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगी तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किसके लिए, KCl के लिए बना देते हैं ग्राफ, किसके लिए बना, KCl। अब आप देखिए जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन घट रही है पीछे की तरफ, वैसे वैसे हमारा ये क्या, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है कि नहीं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना हमारी। देखिए पहले क्या थी, ये थी, और बाद में क्या होगी हमारी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटी ये हो गई। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारी जो लाइन आती है, मतलब स्लोप, एक तरीके से स्लोप वगैरह जो आता है वो हमारा क्या आता है, लीनियर के लिए आता है, सीधी लाइन जाती है। और इसका हम एक्स्ट्राप्लोटेशन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम मान लीजिए हमारी ये लाइन है बिल्कुल सीधी है, हम आपसे कहें कि ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इसको आपको एक्स्ट्रा प्लॉट करना है, मतलब कि इसको आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ाना है। तो आपको पता है ये लाइन है, तो ये लाइन है, तो ये आगे बढ़ेगी तो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, और पीछे बढ़ाएंगे तो इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगी, और अगर हम पीछे की तरफ इसको काटें, मतलब ये काटेगी कहाँ, डेल एम, ये लैम्डा एम जो है हमारा, इसको कहाँ पे काटेगी, तो उसने काटा कहाँ, यहाँ पर आकर। मतलब हमने इसका ग्राफ मैथमेटिकली हम इसको पता कर सकते हैं, हमें क्या पता लग गया, यहाँ पे काट गया, इसका क्या मतलब है, डेल एम नोट। इससे ज़्यादा इसकी मोलर कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइट की नहीं हो सकती। क्या पता लगा हमें, कि अगर हम इसका वॉल्यूम इनफाइनाइट पे लेके चले जाएंगे, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उस टाइम पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट इतनी हो जाएगी। मतलब हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ये पता लग गया, क्योंकि लीनियर ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगर हम वही बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लिख देते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी भी वेरी सिंपली लीनियर ग्राफ नहीं आता। क्यों नहीं आता, जैसे कि हमने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होता, कभी भी डिसोशिएट नहीं होता। वो होता है बड़ी धीरे 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 होता है, आगे चल के वो इनफाइनाइट ऑफ टाइम तक चला जाएगा, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक भी चले जाओगे आप, वो कभी भी डिसोशिएट नहीं होता। तो उसका जो ग्राफ होता है ये वॉल्यूम के साथ, हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, इसमें क्या था, वॉल्यूम इंक्रीज करते थे तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली जल्दी से डिक्रीज हो जाती थी, हो रही है ना। लेकिन उसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन 0 जा ही नहीं पाती, वॉल्यूम हम कितना भी इनफाइनाइट कर लें, तो उसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या है, हमारा रूट सी, मतलब कंसंट्रेशन का, और ये हमारा क्या है, लैम्डा एम। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ पैराबोला टाइप में बनेगा, मतलब आधा है, अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ा दें, नहीं पैराबोला भी नहीं, तो ये हमारा कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा इसका। कैसा ग्राफ बन रहा है ये, एक्सपोनेंशियल। तो इसमें आप देख सकते हैं, हम इसको पीछे कितना भी आगे तक के लिए एक्स्ट्रापोर्ट करते हैं, लेकिन ये कभी भी इससे मिल नहीं पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा ना, तो आगे कभी नहीं मिल सकता इससे। तो इसी वजह से हमें पता ही नहीं लगती। आप देख लीजिए खुद, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, कंसंट्रेशन 0 हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये 0 के उससे गया ही नहीं, ओरिजिन से होके जाएगा ही नहीं, पास होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से ना इसकी कंसंट्रेशन 0 हो सकती है, ना इसका वॉल्यूम चाहे कितना भी आप कर लो। और ये जो लैम्डा एम नोट है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम नहीं फाइंड कर सकते, किससे, एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ से। ऐसा नहीं है फाइंड नहीं करी जा सकती, करी जा सकती, इसके लिए एक लॉ है, हमने आपको बताया था कोल्हाउस लॉ, अभी हम उसे पढ़ाएंगे, उसके अंदर होता है, हम फाइंड करेंगे
वीक इलेक्ट्रोलाइट ये किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आपसे अगर कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो फाइंड करी जा सकती है एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ से, तो आपको कहना होगा यस। और अगर आपसे बात करी जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो उसकी हम फाइंड नहीं कर सकते एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ से। क्या नहीं फाइंड कर सकते? कभी भी नहीं फाइंड कर सकते हम इसकी एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ से। तो इतना हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं हम, सबसे मेन टॉपिक जो है हमारे इस लेक्चर का, कोलराउस लॉ। क्या है? कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ बड़ा ही आसान लॉ है, अभी आप पढ़ोगे आपको बहुत मतलब कि आसान लगेगा और फ्री के नंबर है एक तरीके से। अगर ये एग्जाम में आ जाए ना तो फ्री के नंबर होते हैं इसके। तो हमें स्टार्ट करना है क्या? कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ। तो ये हमें इसकी ज़रूरत किस लिए पड़ी? हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो हमारे होते थे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो हम फाइंड नहीं कर सकते थे। किसकी वजह से? एक्स्ट्राप्लोटेशन ग्राफ से हम उसे फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसका जो ग्राफ होता था वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता था, जो कि उसकी जो फाइनल लिमिट है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट पे जाकर कहीं मिलता है। तो इसी वजह से हमें कोलराउस लॉ की जरूरत पड़ी। तो कोलराउस लॉ हमारा बड़ा ही हेल्पफुल होता है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा। चाहे वीक हो या स्ट्रांग हो, दोनों पर एप्लीकेबल होगा। और इसी वजह से ये हमारे सिलेबस में और हमारे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is equal to the sum of its anion and cations. लैम्डा एम नॉट। इससे हमें क्या पता लगता है? अकॉर्डिंग टू दिस लैम्डा एम नॉट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स एनायंस एंड कैटायंस डेल एम नॉट। मतलब कि क्या है कि किसी भी सोल्यूशन का मतलब चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, किसी भी सोल्यूशन का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो उसके जो एनायन और कैटायन है उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें KCl की, KCl, तो KCl के अंदर एनायन और कैटायन क्या होंगे? एक तो K प्लस हो जाएगा और एक Cl नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों ही तो चार्ज होंगे इसके अंदर, चार्ज पार्टिकल। तो अगर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करी जाए डेल एम नॉट ऑफ KCl, तो वो क्या होगी हमारी? डेल एम नॉट ऑफ K प्लस और प्लस डेल एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। मतलब क्या है, अगर किसी भी सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूशन की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो उसके एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसके कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों के सम के बराबर होगी। तो अगर हम बात करें जैसे कि Na2SO4 की बात करें, Na2SO4, तो इसके अंदर क्या होगा? Na पॉजिटिव होता है और SO4 नेगेटिव रहता है। तो फॉर्मूला लिखते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ Na2SO4। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा? लैम्डा एम नॉट Na प्लस लैम्डा एम नॉट
SO4 नेगेटिव। तो इसमें कुछ लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि ये जो हमारा ये 2 लगा हुआ है, मतलब क्या है यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि हमारे जो सोडियम के जो है यहाँ पे सोडियम कितने एटम है, सोडियम के हमारे 2 एटम है, तो इसके अंदर हमारी 2 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हमें ज़रूर करनी, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के इसके अंदर कितने सोडियम के चार्ज है, कितने पॉजिटिव चार्ज है कि 2 एटम है, इसके अंदर 2 चार्ज होंगे पॉजिटिव, तो इसके अंदर 2 से गुणा हो जाएगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। फ्री हमारा किसका आ जाएगा, मतलब सोडियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगी। तो अगर हम जैसे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे CH3 COOH, इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आखिर क्या होगी, तो वो हमारी कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, डेल एम नॉट ऑफ CH3 COOH इज इक्वल टू डेल एम नॉट ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस में डेल एम नॉट ऑफ H प्लस। क्या मैंने ठीक किया है? तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एथेनोइक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आया आपको इतना? तो हम इसकी कुछ बात करते हैं। तो इसके अंदर कैलकुलेशन अगर हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करी जाए, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हम सीधे फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ K प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वो भी हमारी डायरेक्टली इससे फाइंड नहीं करी जा सकती है। क्या इसकी हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हमें CH3COO नेगेटिव आयन का तो मान लीजिए H प्लस का तो हमें पता है। क्यों? क्योंकि H प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका तो हमें H प्लस और Cl नेगेटिव दोनों का पता है, लेकिन हमें CH3COO इसका नहीं पता होता, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता होती। लेकिन अगर बात करी जाए CH3COO Na सोडियम एसीटेट, इसकी हमें पूरे की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होती है। क्या इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट की हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता होती है? तो मतलब कि अगर हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ कोल्डाउस लॉ निकालनी होगी, तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प लेनी होगी। क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प लेनी होगी। जैसे कि हम आपको पूरी तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं ये कैसे, आखिर ये हो कैसे रहा है। जैसे कि लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3 COOH क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस, होगा कि नहीं? हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl क्या होगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो आप देखिए इसके अंदर ये क्या है, हमें इसकी फाइंड करनी है, इसकी हमें टू फाइंड आउट, मतलब इसकी हमें फाइंड करनी है। तो हम ये बताएंगे आपको कि आखिर इनकी, मतलब अब हम आगे क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम आखिर इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो हम एक और लेते हैं, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3 COO Na, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अभी मैंने आपको बताया था। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Na प्लस। तो इसके अंदर हमने, आप सोच रहे होगे इसकी हमने कैसे फाइंड कर ली, हमें इसकी नहीं पता,
हमें इस पूरे की पता है। और इसकी हमने फाइंड कैसे करी है, एक्सट्रापोलेशन ग्राफ से मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड हम कर सकते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो इसके अंदर क्या होगी, लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस में लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। तो हम कुछ यहाँ पर करेंगे, आपको ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड मतलब इक्वेशन थर्ड जो इक्वेशन फर्स्ट जो है, मतलब पहले हम यहाँ से करते हैं, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे इक्वेशन फोर्थ। मतलब सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड एंड देन एंड ऐड इक्वेशन फोर्थ। मतलब क्या है, हमें इक्वेशन थर्ड में से पहले तो इसे माइनस करेंगे और जब इसे माइनस कर देंगे फिर उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। तो अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl माइनस सॉरी लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONA। ये क्या इक्वेशन थर्ड थी हमारी, ये देखिए इक्वेशन थर्ड। माइनस क्या करना है हमें, इक्वेशन थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो लैम्डा एम नोट ऑफ NaCl। अब हमें क्या करना था, इक्वेशन फोर्थ को इसमें प्लस कर देना था, इस टोटल ओवरऑल में हमें इक्वेशन फोर्थ प्लस कर देनी है, लैम्डा एम नोट ऑफ HCl। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। तो हम अगर इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो हमारी लैम्डा एम नोट CH3COONA की वैल्यू क्या थी, ये थी। तो हम इसको चलो लिख देते हैं, लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ Na प्लस। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ये थी। और इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, हमें क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन फर्स्ट को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं पहले, ब्रैकेट लैम्डा एम नोट Na प्लस प्लस में लैम्डा एम नोट H प्लस Cl नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जब माइनस के अंदर पूरे मल्टीप्लाई होगी तो ये ओवरऑल पूरा माइनस का हो जाएगा। तो हम सीधे इसे माइनस का लिख देते हैं, तो माइनस लैम्डा एम नोट ऑफ Na प्लस माइनस लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर देना है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन फोर्थ को ऐड कर देते हैं, प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव। तो अगर आप देखें यहाँ पे कुछ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके अगर हम देखेंगे तो देखिए लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव ये किसका है, नेगेटिव का, और लैम्डा एम नोट ऑफ Cl नेगेटिव यहाँ पे भी ये पॉजिटिव का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अगर हम Na की बात करें, देखिए ये लैम्डा एम नोट ऑफ Na प्लस लैम्डा एम नोट Na प्लस अपोजिट साइन के ये भी कट जाएंगे। तो बचा क्या हमारा, इजिकल टू टोटल ओवरऑल क्या बचेगा, लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नोट ऑफ H प्लस बचेगा। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट के जरिए क्या था, ये था, सॉरी इक्वेशन सेकंड है, गलती हो गई, इक्वेशन सेकंड। थर्ड में से हमने सेकंड को माइनस करा, फिर उसमें फर्स्ट को ऐड कर दिया। तो अगर यहाँ पे बात करें ये किसके बराबर है हमारा, इक्वेशन फर्स्ट के, मतलब कि लैम्डा एम नोट ऑफ CH3COOH। हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया ना। मतलब क्या है, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ही किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से ही वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करी जा सकती है। किसकी हेल्प से? कोल्डाउस लॉ की वजह से। अगर हम एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ की बात देखें तो उसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की फाइंड कर सकते थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम फाइंड नहीं कर सकते थे। तो हमारे सेल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, हमने बताया था आपको, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बार जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारा सिलेबस से पूरा कर चुका है, लगभग कर चुका है। और अगर हम बात करें तो बैटरीज की, बैटरीज क्या होती हैं, बैटरीज का भी काफ़ी पोर्शन कर चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए, जानना जरूरी है। जैसे कि हमारा बैटरीज होती क्या है, अगर हम सेल का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब सेल को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वो हमारे जो बनेगा वो क्या बनेगी? एक बैटरी बनेगी। और हमारे अगर बात करेंगे सेल कितने तरीके के होते हैं, सेल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल हमारे होते हैं, प्राइमरी आप समझ सकते हो, प्राइमरी मतलब एक बार, मतलब सिर्फ वो एक बार यूज़ होंगे, बाद में उन्हें फेंक दिया जाएगा। जैसे हमारे घड़ी में जो सेल होते हैं, रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, वो हमारे एक बार यूज़ होंगे, ख़राब हो जाएंगे, फिर उन्हें फेंक दिया जाएगा, उन्हें हम चार्ज नहीं कर सकते वापस। लेकिन अगर बात करिए सेकेंडरी सेल की, सेकेंडरी मतलब दोबारा, वो दोबारा यूज़ करे जा सकते हैं। अगर पूरे के पूरे अगर डिस्चार्ज हो सकते हैं ना, तो वो रिचार्ज करे जा सकते हैं बाहर के सोर्स ऑफ एनर्जी से। जैसे फ़ोन की बैटरीज होती है ना हमारी, ये हमारी चार्ज करी जा सकती है, लेकिन अगर फ़ोन उन सेलों की बात करी जाए तो वो नहीं करे जा सकते। पहले हमारे कुछ कैमरा भी आते थे, उसके अंदर सेल होते थे, ये इसी तरीके के सेल होते थे जैसे हमारे रिमोट में होते हैं, लेकिन वो रिचार्जेबल होते हैं। तो वो कौन से सेल होते थे? हमारे सेकेंडरी सेल होते थे। और जो हमारे रिमोट के अंदर जो सेल, घड़ी के अंदर जो सेल डालते हैं, वो कौन से होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म होता है और हम आपसे विदा लेते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत आसान वो है वो चैप्टर वो तो, और वो मेरे ख्याल से 1 या 2 ही लेक्चर बनेंगे उसके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है इस लेक्चर से या पूरे चैप्टर से रिलेटेड, उसे हमें बताएं कमेंट के अंदर, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। और इस लेक्चर के या फिर इस पूरे चैप्टर के आपको अगर PDF नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑल क्लासेस के नाम से, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। आप वहाँ से उसके नोट्स PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, धन्यवाद।